हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसके महत्वपूर्ण कथन, पात्र और इस नाटक में जितने भी गीत आए हुए हैं उन सारे गीतों को और नाटक के संबंध में आलोचकों के कथनों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग नाटक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन जो है वो 1933 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं और प्रत्येक ही अंक में एक ही दृश्य है। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो एक समस्यामूलक ऐतिहासिक नाटक है। तो ये जो पॉइंट है ये पेपर में मिलान में पूछा गया था, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि ध्रुव स्वामिनी जो है वो एक समस्यामूलक ऐतिहासिक नाटक है। अब हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इनका अंतिम नाटक है। इस नाटक का कथानक इतिहास से लिया गया है। इसका कथानक गुप्त काल से संबद्ध है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद ने भारतीय समाज में नारी जीवन की कटु यथार्थ पर गहन विचार किया है। अब हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्रों को देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो केंद्रीय पात्र है इस नाटक की वो है ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त की पत्नी और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका। ये दृढ़ और साहसी है। पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं भी मैंने ले लिया है, क्योंकि अब पेपर में ये भी पूछी जा रही हैं, तो इस साथ साथ हम लोग इसको भी देखते हुए चलेंगे। मंदाकिनी निडर, यह अपने तीखे प्रश्नों से स्त्री व्यथा को सामने रखती है। कोमा, शकराज की प्रेमिका, मिहिर देव की पालित पुत्री। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 4 स्त्री पात्र आए हैं: ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा और खड्गधारणी। रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक, समुद्रगुप्त का पुत्र, धूर्त और विलासी। शिखर स्वामी गुप्त साम्राज्य का अमात्य, रामगुप्त का सहयोगी, कुटिल एवं अयोग्य अमात्य है ये। शकराज स्वार्थी एवं विलासी शासक, मंगल एवं अमंगल पर विश्वास रखता है, ग्रह नक्षत्रों पर ये विश्वास रखता है। चंद्रगुप्त रामगुप्त का भाई, उसके बिल्कुल विपरीत, वीर और साहसी। फिर पुरोहित, दृढ़ एवं सत्यवादी, खिंगिल शकराज का सामंत है ये। मिहिर देव कोमा के पिता, शक साम्राज्य के आचार्य हैं ये। फिर इस नाटक के गौण पात्र हैं कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, प्रतिहारी, सामंत कुमार, खड्गधारणी, शक सामंत, दासी, नर्तकियाँ। ये इसके गौण पात्र हैं। ये जो तीनों पात्र हैं ये पेपर में पूछे जा चुके हैं कि कुबड़ा, बौना, हिजड़ा किस नाटक के पात्र हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। अब हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथासार देख लेते हैं, जिससे हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि किस अंक में क्या क्या हुआ है। उसके बाद में फिर हम लोग इसके कथनों को देखेंगे। तो नाटक का प्रारंभ जो है वो ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारणी के वार्तालाप से हुआ है। नाटक के इसी अंश में प्राप्त होता है, पता चलता है कि गुप्त सम्राट रामगुप्त की पत्नी पहले उसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका रह चुकी है। रामगुप्त की पत्नी यानी ध्रुव स्वामिनी जो है वो पहले इसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका रह चुकी है। समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र को अयोग्य जानकर उत्तराधिकारी जो है वो चंद्रगुप्त को घोषित किया था, परंतु रामगुप्त ने छल और कपट को न्याय का नाम देकर सत्ता संभाल ली। यानी जो गुप्त सम्राट थे समुद्रगुप्त, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों में चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित किया था, जबकि रामगुप्त उनका बड़ा पुत्र था, लेकिन वो धूर्त और विलासी था, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन रामगुप्त ने छल और कपट से सत्ता जो है वो संभाल ली थी। रामगुप्त कुटिल एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक है। वह डरपोक है। शक सम्राट की संधि जिसमें उससे ध्रुव स्वामिनी मांगी गई थी, उसने देने का निर्णय कर लिया। तो शक सम्राट की संधि प्रस्ताव था कि या तो युद्ध करो या तो ध्रुव स्वामिनी को शक साम्राज्य में भेज दो। तो रामगुप्त जो होता है वो डरपोक होता है, तो वो ध्रुव स्वामिनी को वहां भेजने के लिए तैयार हो जाता है। विवाह को अस्वीकार करते हुए वह कहता है कि आचार्य द्वारा पढ़े हुए मंत्रों का बोझ वह क्यों उठाए।
ध्रुव स्वामी बार बार उससे अपने सम्मान की भीख मांगती है, पर वह युद्ध के डर से शकराज को सौंप देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ध्रुव स्वामी को रोक लेगा तो उसे शकराज से युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए वो ध्रुव स्वामी को भेजने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रगुप्त इस निर्णय से असहमत होते हुए भी स्वयं शकराज के यहाँ जाने का निर्णय करता है, परंतु ध्रुव स्वामी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती, वह स्वयं भी साथ जाती है। तो इसी के साथ इस अंक का खत्म हो जाता है ये अंक। फिर दूसरे अंक में दूसरा अंक है, इस अंक का आरंभ कोमा के साथ हुआ है। वह भी एक व्यथित नारी है, क्योंकि उसका प्रेमी शकराज भी विलासी प्रवृत्ति का शासक है। ध्रुव स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला शकराज स्त्री को भोग्य और वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता। अपने आवेश में शकराज आचार्य मिहिर देव का अपमान करता है, जो कि शक साम्राज्य के आचार्य होते हैं, उनका अपमान करता है। यह पूरा प्रकरण शकराज के चरित्र के स्वार्थी और विलासी स्वरूप का उदाहरण है। इसी अंक में वह चंद्रगुप्त के हाथों से मारा जाता है। तो पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शकराज जो है वो किस अंक में उसकी मृत्यु होती है। तो द्वितीय अंक में शकराज की मृत्यु होती है और वो चंद्रगुप्त के हाथों से मारा जाता है। फिर तीसरा अंक है। तीसरे अंक के पूर्व के दोनों अंकों में उद्घाटित समस्याओं का विश्लेषण और समाधान के लिए रचा गया है। तो पहले अंक और दूसरे अंक में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रसाद जी ने तीसरे अंक की रचना की है। इस अंक में ध्रुव स्वामी और रामगुप्त का विवाह पुरोहित द्वारा खारिज किया जाता है, क्योंकि रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। रामगुप्त परिषद की बैठक में चंद्रगुप्त को मारने के चक्कर में स्वयं एक सामंत द्वारा मार गिराया जाता है और चंद्रगुप्त की जय जयकार के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। तो रामगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त को मारने जा रहा होता, तभी एक सामंत द्वारा वो मारा जाता है। तो नाटक के तीसरे अंक में रामगुप्त की भी मृत्यु हो जाती है, एक शक सामंत द्वारा। अब हम लोग प्रथम अंक का दृश्य देख लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है ये दृश्य देखकर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस अंक का दृश्य है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर ले लिया है। फिर हम लोग प्रथम अंक के कथनों को देखेंगे। शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है, शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है, जिससे सटा हुआ चंद्राटप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली पर बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। तो ये दृश्य है प्रथम अंक का। अब हम लोग इसके कथनों को देखते हैं। तो पहला कथन है, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। ध्रुव स्वामी, मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल। उस दिन राजपुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया। क्या वह अभिशाप था? ध्रुव स्वामी, कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया, यानी वो अपने विवाह की बात कर रही है यहाँ पर। इस राजकुल में एक भी मनुष्यता का निदर्शन, एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बौने, गूंगे और बहरे। ध्रुव स्वामी। फिर अगला कथन है, देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। खड्गधारणी। आह, राजचक्र सबको पीसता है, पीसने दो, हम निसहायों और दुर्बलों को पीसने दो। ध्रुव स्वामी। फिर अगला कथन है, आह कितनी कठोरता है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। ध्रुव स्वामी। फिर अगला कथन है, चिंता करते करते देखता हूं मुझे मर जाना पड़ेगा। रामगुप्त। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। रामगुप्त का कथन है ये। फिर अगला कथन है, मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को बिजली के समान ही चमकना चाहिए। ये शिखर स्वामी का कथन है रामगुप्त से।
फिर अगला कथन है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल-छंद की धूल उड़ती है। मंदाकिनी। इसमें मैंने उन कथनों को भी ले लिया है जो कि पेपर में पूछे गए हैं। फिर अगला कथन है, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। मंदाकिनी। फिर अगला कथन है, पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामी। जब ध्रुव स्वामी की बहुत ज़्यादा निवेदन करने के बाद भी रामगुप्त नहीं मानता तब वो ये कथन कहती है, मैं उपहार में देने की वस्तु नहीं हूँ, मुझ में रक्त की लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, मैं उसकी रक्षा करूंगी। ध्रुव स्वामी। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है, उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। शिखर स्वामी। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। चंद्रगुप्त का कथन है ये। फिर अगला कथन है, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। ध्रुव स्वामी। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे। ध्रुव स्वामी। फिर लास्ट कथन है इस अंग का, मृत्यु के गहवर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। ध्रुव स्वामी। फिर ये द्वितीय अंग का दृश्य है, पहले अंक के कथन उतने ही थे। एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए हैं, तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं, सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह जिसके दोनों ओर क्यारियां हैं, उनमें 2-4 पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती हैं। अब हम लोग इसकी कथनों को देखेंगे। प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। ये कोमा का कथन है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा था कि द्वितीय अंक का आरंभ जो है वो कोमा से होता है। फिर अगला कथन है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्यता की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थों को ही सबका नियामक समझता हूँ। शकराज। फिर अगला कथन है, जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन ना होना चाहिए। कोमा। तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया, आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। शकराज का कथन है ये। फिर अगला कथन है, भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। शकराज। फिर अगला कथन है, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्भ की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। कोमा शकराज से कहती है। अगला कथन है, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। कोमा। स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम की भी सोच लो। मिहिरदेव शकराज से। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो। मिहिरदेव का कथन है ये। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने का मन नहीं होता। मिहिरदेव कोमा से। फिर अगला कथन है, कोमा छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षण भी, पर सुखदायी और हृदय को बेचने के लिए ही इस बंधन को तोड़ डाल। मिहिरदेव। फिर अगला कथन है, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। कोमा। फिर लास्ट कथन है इस अंक का, मेरे जीवन निशित का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। चंद्रगुप्त। फिर तृतीय अंग का दृश्य, इसमें शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली हैं और एक पर ध्रुव स्वामी
पाद पीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिने पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। पहला कथन है, पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। ध्रुव स्वामी। फिर अगला कथन है, जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां आपत्ति में अवलंब मांग सकें। मंदाकिनी। फिर अगला कथन है, रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा ना समझोगी। कोमा। तो इस अंग में जब कोमा जो अब शकराज का शव लेने के लिए आती है तब वो ध्रुव स्वामी से ही कथन कहती है। फिर अगला कथन है, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं, कितनी असहाय दशा है। मंदाकिनी। नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र से घूमने से रोक रहा है। मंदाकिनी। फिर अगला कथन है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। चंद्रगुप्त। मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। चंद्रगुप्त। रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। चंद्रगुप्त। फिर अगला कथन है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दासी वृत्ति ने उन्हें लूटा है। मंदाकिनी। फिर लास्ट कथन है, यह रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट और आचरण से पतित और कर्मों से राज किलविशी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामी पर कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके ध्रुव स्वामी और रामगुप्त का विवाह जो है वो रोहित द्वारा खारिज कर दिया जाता है। तो ये जो कथन थे, अब तीनों अंकों के कथन हो चुके हैं। अब हम लोग इसके गीतों को देखेंगे। इस नाटक में कुल 4 गीत जो हैं वो आए हुए हैं। मैंने यहाँ पर अंक भी रख लिया है जिससे आप लोग पता चल जाए कि किस अंक का गीत है। तो प्रथम अंक में 2 गीत हैं और द्वितीय अंक में भी 2 ही गीत हैं। तो ये गीत जो है ये मंदाकिनी का है। यह कसक अरे आंसू सह जा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। तो ये गीत जो है ये अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, क्रम से लगाने के लिए इसकी पंक्तियां आई थी। फिर प्रथम अंक का ही ये भी गीत है, लेकिन ये मंदाकिनी का गीत है। ये भी मंदाकिनी का है। पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे छत छत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल चले, पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो, पीड़ा की धूल उड़ाता सा बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा ऊपर नीचे सब झेल चले, खिलते हो छत के फूल वहां बन व्यथा तमिश्रा के तारे। फिर उसी के आगे है, खिलते हो छत के फूल वहां बन व्यथा तमिश्रा के तारे, पद पद पर तांडव नर्तक हो स्वर सप्तक होवे लय सारे, भैरव रव से हो व्याप्त दिशा हो कांप रही भय चकित निशा, हो श्वेत धार बहती कपिशा ऊपर नीचे सब झेल चले, विचलित हो अचल न मौन रहे निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने निज साहस पर निर्भरता हो, अपनी ज्वाला को आप पिए नव नीलकंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को शाप दिए ऊपर नीचे सब झेल चले। तो इस गीत को मैंने इसलिए पूरा लिया है क्योंकि अब जो है वो गीत पेपर में क्रम से लगाने के लिए पूछे जा रहे हैं, तो कहाँ से पंक्तियां उठा के पूछ ली जाएं, इसलिए ये गीत हम लोग पूरा ही पढ़ेंगे। फिर द्वितीय अंक में गीत दिया हुआ है, कोमा का है ये गीत। यौवन तेरी चंचल छाया इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया,
पल भर रुकने वाले, कह तू पथिक कहाँ से आया। तो ये गीत जो है वो उमा गाती है। फिर ये नर्तकियां गाती हैं ये गीत, और द्वितीय अंग का गीत है ये भी। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरी पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली, भर ली पहाड़ियों ने अपने झीलों की रत्नमयी प्याली, झुक चली चोमने बल्लरियों से लिपटी तरु की डाली। यह लगा पिघलने माननियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा, वह हंसती हुई दुलार भरी मधुर लहर उठाने वाली। भरने निकले प्यार भरे जोड़ों की कुंजों की झुरमुट से, इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है, कामनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने, सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। तो ये गीत जो है ये नर्तकियां गाती हैं इस अंग में। तो कुल 4 गीत थे वो हो चुके। अब हम लोग ध्रुव सामनी नाटक के संबंध में आलोचकों के कथनों को देख लेते हैं। तो ये जो पेज लिया है मैंने, ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की जो बुक है उसका पेज है ये। ध्रुव सामनी उनका नवीन नाट्य प्रयोग है, विषय वस्तु इतिहासा मिश्रित है पर दृष्टिकोण नया है। दृष्टिकोण की नवीनता के कारण इसकी नाट्य संरचना पूर्ववर्ती नाटकों से भिन्न हो गई है। वह एक प्रकार का समस्या नाटक है। तो इसमें आप लोग याद रखें कि समस्या नाटक ध्रुव सामनी को किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने इसको समस्या नाटक कहा है। ये पंक्तियां जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। फिर पूर्ववर्ती नाटक स्वच्छंदतावादी हैं, तो ध्रुव सामनी आधा रोमांटिक और आधा यथार्थवादी है। फिर संस्कृत की देवी चंद्रगुप्तम नाटक, रखाल दास के उपन्यास धुरवा और के.एम. मुंशी के ध्रुव सामनी नाटक से अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करते हुए भी यह नया और मौलिक है। तो ध्रुव सामनी नाटक को लिखने के समय ये किससे प्रभाव ग्रहण किया था प्रसाद जी ने? संस्कृत की देवी चंद्रगुप्तम संस्कृत का नाटक है ये, विशाख का ये नाटक से, और रखाल दास के उपन्यास है धुरवा उससे, और के.एम. मुंशी के ध्रुव सामनी नाटक से प्रभाव ग्रहण करते हुए भी यह एक मौलिक नाटक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। फिर उसी बुक का पेज है, ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। इस नाटक में नारी के अपने निर्णय और स्वतंत्र को रेखांकित किया गया है। समस्या यह है कि क्या क्लीव का पुरुष यानी कायर पुरुष पत्नी को शत्रु के हाथ में उपहार देने वाले पति से उसकी परिणीता अपना संबंध विच्छेद कर अपने रक्षक से, जिसे वह प्यार भी करती है, पुनर्विवाह कर सकती है? प्रसाद ने इसका समाधान अपनी परंपरा में खोजा है। फिर प्रसाद पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। व्यक्तिकता, स्वच्छंदता काल और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता थी। सारे के सारे पात्रों के निर्माण में अनेक प्रकार की, और यहाँ तक ही ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये पूछे जा सकती है पंक्ति कि प्रसाद के संबंध में ये किसकी पंक्ति है। प्रसाद के नाटकों की अभिनयता के सामने प्रायः प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि उनके नाटक काव्यात्मक हैं, उनकी भाषा क्लिष्ट और संवाद लंबे हैं, उनमें दृश्यों की बहुलता है, घटनाओं का विस्तार है, आदि आदि। तो ये पंक्ति देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने प्रसाद के संबंध में बोला है, तो बच्चन सिंह की ये पंक्ति है। फिर यहाँ से ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। यदि हिंदी का अपना कोई रंगमंच होता तो उसकी नींव भारतेंदु और प्रसाद के नाटकों के आधार पर डाली जाएगी। फिर हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी, ये उसकी पंक्तियां हैं। ध्रुव सामनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट थी। इस नाटक में प्रसाद जी ने नूतन प्रयोग किया है। इसमें वे समस्या नाटकों की परंपरा का सूत्रपात करते से जान पड़ते हैं। समस्या नारी की सामाजिक स्थिति से संबद्ध है। तो इसमें इतना ही दिया हुआ था। तो ये रामचंद्र तिवारी का कथन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये पेपर में पूछ लिया जाए।
तो यहाँ से हमारा ध्रुव स्वामी नाटक जो है वो समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।